Hello students, welcome to physics class. Today we are going to discuss angle of friction and angle of repose. What is angle of friction? We have two types of the contact force. One is normal and second one is friction. और अगर नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स का हमें रिजल्टेंट लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? इससे एक एंगल ड्रॉ करेंगे नॉर्मल रिएक्शन से और ये इसका क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स होगा. Then the angle made by resultant contact force with the normal reaction force is known as angle of friction. क्या कह रहे हैं हम? अब ये वाला जो फोर्स है जो दोनों कॉन्टेक्ट फोर्स है, एक है फ्रिक्शन फोर्स और एक है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. अगर इसका रिजल्टेंट फोर्स आर है, इसका अगर रिजल्टेंट फोर्स कॉन्टेक्ट फोर्स अगर आर है तो द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ये आपका क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन. बट एंगल ऑफ फ्रिक्शन कब निकालते हैं? जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होती है, यानी कि कंडीशनल है कि बॉडी में क्या नहीं होना चाहिए? मोशन नहीं होना चाहिए. दैट इन दैट कंडीशन जो रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स है और जो नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो है वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. व्हाट इज दैट? बाय यूजिंग वेक्टर लॉ. Suppose this is R, this is N. ये देखो इस डायरेक्शन में N, ये हमारा रिजल्टेंट R, दिस इज थीटा. और अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पैरेलल F. तो कैन वी फाइंड tan थीटा? tan थीटा इक्वल्स टू, वी कैन राइट थीटा F अपॉन N. और F का वैल्यू क्या होता है? म्यू एन अपॉन N, और दैट इज tan theta. Then n से n cancel, tan theta equals to mu, or you may write theta equals to tan inverse mu. Okay, ये हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ओके, एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज होता है कि किसी भी अगर इंक्लाइन प्लेन पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो वो एंगल जिससे आप अगर उस वैल्यू को इंक्लिनेशन को इंक्रीज करेंगे उस एंगल के बाद, तो जो ब्लॉक है वो स्लाइडिंग डाउन हो जाएगा, ब्लॉक गिरना स्टार्ट हो जाएगा. देखो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर हम इस एंगल पर, ये ब्लॉक है और यहाँ रखा हुआ है, तो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ मैं एंगल ग्रेजुअली इंक्रीज करूंगी तो ही ब्लॉक जो है एक डेफिनेट एंगल के बाद जाकर नीचे स्लाइड डाउन होना स्टार्ट होता है. उससे पहले वो रेस्ट में होता है. तो इसका मतलब वो एंगल जिसके बाद ऑब्जेक्ट किस में हो जाए? मोशन में हो जाए, और जिससे पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज. यहाँ मैंने एक ब्लॉक लिया है जिसका मास है सपोज m, और ये इंक्लाइन प्लेन पर रखा है जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता है. तो इस ब्लॉक पर जो है डाउनवर्ड साइड में mg वर्क कर रहा है और n नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड साइड में है. mg के दो कंपोनेंट है हमारे पास. ये एक कंपोनेंट है mg cos थीटा और ये एक कंपोनेंट है mg sin थीटा. ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका क्या है? थीटा है. और ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, इसलिए फ्रिक्शन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि मोशन के रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो लगता है. ठीक, अब जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी आप बताइए. देखो ये है आपका mg cos थीटा और ये है n. तो n का वैल्यू कितना है? n इक्वल्स टू हमारे पास है mg cos थीटा. और फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू क्या होता है? n. और म्यू n का वैल्यू कितना है? mg cos थीटा. इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन कितना होगा? मैक्सिमम mg म्यू mg cos थीटा. अब देखिए कि मोशन के लिए यानी नीचे गिराने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? mg sin थीटा. और उसको स्टेबल रखने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? mg cos थीटा. इनिशियली जब थीटा स्मॉल होता है तो mu mg cos थीटा में
कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर होता है। क्यों? क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। जैसे जैसे आप जाएंगे ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे एंगल में, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और इनिशियली साइन 90 का साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा स्मॉल होगा, छोटा होगा हमारे पास, ये ग्रेटर होगा और ये स्मॉल होगा। तो इनिशियली जब किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर आप किसी ब्लॉक को रखते हो तो उसका थीटा क्या होता है, स्मॉल होता है, तो कॉस थीटा ज्यादा होता है। यानी कि रोक जो अपोज करने वाला है, मोशन को अपोज करने वाला है, वो फोर्स ज्यादा है और जो मोशन करवाने वाला फोर्स है वो कम है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये दोनों फोर्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल, और उसके बाद ये वाला फोर्स तो हो जाता है ज्यादा और ये वाला फोर्स हो जाता है आपका कम। यानी जो मोशन में लाने वाला फोर्स है, यानी अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा और लिमिटिंग जो फोर्स होगा, फ्रिक्शन होगा, वो आपका हो जाएगा कम। व्हेन यू इंक्रीज थीटा, आप थीटा बढ़ाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? देखो, जब इनिशियली थीटा कम था तो स्टॉप मतलब अपोज, मोशन का अपोज करने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा है और मोशन में लाने वाला वो फोर्स जो है वो कम है। लेकिन जब आप थीटा बढ़ाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी और कॉस थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। इट मीन्स जो मोशन को रोकने वाला फोर्स है वो तो कम होता जा रहा है और जो मोशन में लाने वाला फोर्स है वो आपका ज्यादा होता जा रहा है। और एक सिचुएशन में, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों इक्वल हो जाते हैं एंड उसके बाद अगर आप थीटा स्लाइड सा भी इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। यानी वी कैन राइट एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा। एम जी से एम जी कैंसिल एंड साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू कॉस थीटा, और यू कैन राइट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू दिस इज म्यू एस। ओके, क्योंकि बॉडी मोशन में नहीं होनी चाहिए। इससे इस थीटा से आप हल्का सा भी आप इंक्रीज करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका किस में आ जाएगा, मोशन में। tan थीटा इक्वल्स टू म्यू एस, और यू कैन राइट दिस एंगल इज आर। अगर इसको क्या बोल सकते हैं, थीटा आर इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू एस। वैसा ही है जैसा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, बट इससे अगर आप एंगल इंक्रीज करेंगे थीटा आर से तो आपका जो ऑब्जेक्ट है यानी जो ब्लॉक है वो किस में आ जाएगा, इंक्लाइन प्लेन में, मोशन में आ जाएगा, राइट। और अगर इससे कम रहेगा थीटा तो रेस्ट में रहेगा। बट इट्स एप्लीकेबल ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट, एंगल ऑफ रिपोज कब आएगा, कब तक एप्लीकेबल है, जब आपका इस वैल्यू तक ऑब्जेक्ट, जो ब्लॉक होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, बॉडी होगी, वो किस में होगी, रेस्ट में होगी। और जैसे ही आप इस एंगल से इंक्रीज करेंगे इंक्लिनेशन को, वैसे ही ऑब्जेक्ट आपका किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। एक टर्म हमारी जो है पिछली उसमें रह गई थी कि द ग्राफिकल एक रिलेशन रह गया था स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स के लिए। If we draw the graph between, this is also very important, between applied force and friction, तो हमें जो है इनिशियली ग्राफ मिलता है ऐसा बिल्कुल, बट ये एंगल बनता है 45 डिग्री का, यानी लीनियर ग्राफ मिलेगा। एक सिचुएशन के बाद ये ग्राफ जाकर ऐसा और उसके बाद ये, तो यहाँ से यहाँ तक जो फ्रिक्शन होगा वो होगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन होगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब आप देखो कि जैसे जैसे आपने अप्लाइड फोर्स इंक्रीज किया वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन आपका उसी रेशियो में उसी तरह से इंक्रीज होता जा रहा है। और जब फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, वो क्या होती है, वो होती है आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आप जैसे ही अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे एकदम से आपका जो है फ्रिक्शन रिड्यूस होगा और ये वाला जो फ्रिक्शन होगा वो होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। दिस ग्राफ इज very important. Okay, thank you class.